मानव आंख है वो लगभग 0.1 मिलीमीटर तक चीजों को विभेदित कर सकती है। कागज जल भी सकता है। इसी उत्तर लेंस से सूक्ष्म दर्शी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये ज्यादा डिटेलिंग दिखाता है। इसका 1950s के आसपास से प्रयोग। तो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी? मृत कोशिका खोजी। कैसी खोजी? मृत कोशिका खोजी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में कोशिका की खोज के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। कैसे खोजा? कॉर्क की पतली स्लाइस बनाई और उसको अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला था, जो एक डेड सेल थी। तो सबसे पहली सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कैसी कोशिका खोजी? डेड सेल खोजी थी। और इसको कौन सी बुक में लिखा? ये आप कमेंट डाउन कीजिए। रॉबर्ट हुक ने अपनी कोशिका वाली जो खोज थी उसको कौन सी किताब में लिखा था? इसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो रॉबर्ट हुक ने सेल खोजी थी वो कब खोजी थी ये भी बताना है आपका। ये होमवर्क है, आप कमेंट सेक्शन में करके जाइएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कोशिका की खोज में। 1665 में तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी थी। उसके बाद 9 साल के बाद सन 1674 सन 1674 में एक और साइंटिस्ट आए, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एक्चुअली ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिस्ट थे। ये माइक्रोस्कोप बनाते थे, लेकिन क्यूरियस बहुत थे, चीजों को जानना बहुत ज्यादा चाहते थे। इसलिए आपको भी क्यूरियस होना ज्यादा जरूरी है। टैलेंटेड हैं या नहीं उसका कोई मतलब नहीं होता ज्यादा। अगर आप क्यूरियस हैं तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो वैसे ही एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक थे। ये कहां के थे बेटा साइंटिस्ट? डच के थे। माइक्रोस्कोप बनाने का काम करते थे। माइक्रोस्कोप पढ़े थे ना, सूक्ष्मदर्शी, जिसे हम छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके देख सकते हैं। डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की। है। डेड सेल जो थी, मृत कोशिका थी, वो खोजी थी रॉबर्ट हुक ने। और लिविंग सेल, पहली लिविंग सेल किसने खोजी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कैसे खोजी? एक दिन अपनी शॉप पर बैठे थे और बड़ी जिज्ञासा उठी, तो ये बगल वाले पास में एक तालाब था, वहां का थोड़ा सा पानी लेके आए और उसको स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको कुछ चलती हुई चीजें दिखाई दी, जो एक बैक्टीरिया था जिसको इन्होंने एनिमल क्यूल कहा था। तो बस सबसे पहली लिविंग सेल किसने खोजी? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कहां से खोजी? तालाब के पानी में। तालाब के पानी से इन्होंने खोज की सबसे पहले लिविंग सेल की। ये बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, कुछ भी चीजों को रख लेते थे माइक्रोस्कोप में और देखते थे कि इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले अगर बोला जाए इन्होंने और क्या क्या किया? इन्होंने आरबीसी को भी खोजा। आरबीसीज रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं। आरबीसी एक प्रकार की कोशिकाएं हैं जो हमारे रक्त में होती हैं। खून कभी ना कभी चोट लगी होगी, निकला ही होगा, देखा होगा, लाल कलर का होता है। कैसा होता है? लाल कलर। वो लाल कलर आता है आरबीसी की वजह से। तो आरबीसी इन्होंने देखी, डब्ल्यूबीसी भी इन्होंने देखी, और स्पर्म शुक्राणु की खोज भी इन्होंने की। अलग अलग जीवों के शुक्राणु देखे, मानव का, कुत्ते, बिल्ली, अलग अलग जीवों के इन्होंने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, शुक्राणु आदि पर खोज की, आदि सेल्स को देखा। अब इन्होंने इतना सारा काम कर दिया सूक्ष्म विज्ञान में, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी। देखिए ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, लेकिन बहुत ज्यादा क्यूरियस थे चीजों को जानने के लिए। एक शाखा है माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान। उनके जनक बन गए
क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजों को देखा और अपनी किताब में इन्होंने भी लिखा था। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है सन 1674 1674 में पहली लिविंग सेल की खोज की गई। किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कहां की? तालाब के पानी में। और क्या क्या देखा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, स्पर्म आदि को देखा, इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। समझ गए? फिर 1674 के बाद बेटा ईयर आता है सीधा 1831 1831 1831 में भी एक साइंटिस्ट थे। सन 1831 की बात करते हैं, तब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन। कौन साइंटिस्ट है बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका के अंदर एक डेंस चीज देखी। ये जैसे अगर एक कोशिका बना दे, सेल मेम्ब्रेन, बीच में एक सघन चीज को देखा। इसको इन्होंने कहा केंद्रक। क्या कहा? केंद्रक कहा, न्यूक्लियस कहा। तो इसका खोज का पूछा जाता है। केंद्रक की खोज किसने की? सेल के अंदर जो केंद्रक होता है वो खोजा किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज की। किसकी की? न्यूक्लियस केंद्रक खोजा। कब खोजा? 1831 में। अब बड़ा कंफ्यूजन होता है कि रॉबर्ट हुक सेल खोजे, रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस खोजे, कौन क्या है? तो आपको सिंपल से बताते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन एन आया, एन से न्यूक्लियस होता, एन से न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या खोजा? केंद्र खोजा 1831 में। समझ गए? इसके बाद सीधा बेटा आपकी आती है 1838 से 1839। 1838 से 1839 में एक विशेष चीज हुई थी। साइंटिस्ट थे 1838 1839। इसमें दिया गया था बेटा कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत दिया गया, सेल थ्योरी दी गई। काफी बार पेपर में पूछा जाता है सेल थ्योरी कब दी गई? तो 1838 से 1839 सेल थियरी। मतलब पक्का पक्का हो गया कि इन चीजों में सेल्स देखने को मिलती हैं। उसी को कोशिका सिद्धांत कहे। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, प्रूफ्स मिलते हैं और फिर जाके एक कोई थियरी बनती है। तो 1838 में एक साइंटिस्ट आते हैं बेटा मैथियस स्लाइडन। इनको स्लीडन भी लिखा जाता है, स्लाइडन भी लिख देते हैं, सब अलग अलग प्रकार से बोल देते हैं। मैथियस स्लीडन या स्लाइडन, ये जर्मनी के रहने वाले थे। कहां के थे बेटा? जर्मनी के रहने वाले हैं। और ये एक बॉटनिस्ट थे। क्या थे बेटा? बॉटनिस्ट। बॉटनी पढ़ाए थे ना? बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। तो इनको पेड़ों को जानना ज्यादा अच्छा लगता था, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ना अच्छा लगता था। तो 1838 में मैथियस स्लाइडन जो थे ये बहुत सारे पौधों को देख रहे थे। इन्होंने बहुत सारे पौधों को देखा और बोला कि ज्यादातर जो पौधे मैंने देखे वो एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं या ग्रुप ऑफ सेल्स देखने को मिलता है। ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इन्होंने देखा। तो इन्होंने किस पे खोज की बेटा? पौधों पे की। किस पे की? पौधों पे खोजा। कहां पे देखा है? पौधों को देखा। और क्या कहा कि सभी पौधे जो होते हैं पौधों को देखा और कहा कि जितने भी पौधे हैं सभी के सभी सेल से मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। 1838 में इन्होंने बोला। ऐसे ही 1839 का समय जो था वहां पे एक और साइंटिस्ट हैं थियोडर स्वान। थियोडर स्वान है। इनको आप स्लीडन भी लिख सकते हैं, स्लाइडन भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। स्लीडन, मैथियस स्लीडन या थियोडर स्वान, ये भी जर्मनी के रहने वाले थे। पहले ब्रिटिश का दिखाया गया था लेकिन अब एनसीईआरटी में चेंज कर दिया गया है, अब जर्मनी का बोला जाता है। ये जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे। क्या थे बेटा? जूलॉजिस्ट। मतलब जानवरों के बारे में जानना इनको अच्छा लगता था, उसमें पढ़ना अच्छा लगता था। तो ये जानवरों पर, जानवरों की विभिन्न प्रकार की, जैसे ब्लड हो गया, मसल्स हो गए, इन सबको देखा और देखा कि उनमें कुछ स्पेशल टाइप की ऐसे सेल्स देखने को मिलती हैं, सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। थियोडर स्वान ने एनिमल्स को देखा
और कहा ये भी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन इन्होंने साथ साथ प्लांट्स को भी देखा, कहा भाई तुमने यार पौधों में खोज कर ली है, जरा दिखाओ कैसी स्लाइड दिखती है। तो इन्होंने जब देखा तो इन्होंने कहा, किसने कहा? स्वान ने कहा कि पौधों में एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है, एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल को किसने देखा था? थियोडर स्वान ने देखा। जूलॉजिस्ट थे, लेकिन क्या हुआ, एनिमल्स को देखा और साथ साथ प्लांट्स को भी देखा। तो देखो इसमें एक एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा दिखी, इसको ही सेल वॉल बोला। तो ये स्वान ने कहा। अब कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि कौन जूलॉजिस्ट है और कौन बॉटनिस्ट है। बड़ा सिंपल सी बात है, आपने स्वान वर्ड सुना होगा, हंस को भी बोलते हैं, तो हंस एक पक्षी है, एनिमल है। वैसे ही जू मतलब भी क्या होता है? एनिमल ही होता है। तो जो एनिमल के बारे में पढ़ेगा वो जूलॉजिस्ट, वो कौन हो गए? स्वान। तो बचे हुए कौन हो जाएंगे? फिर बॉटनिस्ट हो जाएंगे। समझे? इन दोनों ने मिलकर फिर कंक्लूजन निकाला और कहा कि ऐसी कौन सी बात बोल दी? इन्होंने बोला कि सभी पेड़ पौधे व जंतु कोशिकाओं से मिलकर कोशिकाओं के उत्पाद होते हैं, मतलब मिलके बने होते हैं। सिंपल सी यही लाइन कि कोशिका सभी सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। फाइनली सेल थ्योरी दी गई कोशिका सिद्धांत मैथियस लाइडेन और स्वान द्वारा। बताया गया कि बहुत सारे मैंने पेड़ पौधे और एनिमल्स देखा, सभी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो इसी को कोशिका सिद्धांत कह दिया जाता है। उस टाइम के साइंटिस्ट ने इन लोगों से पूछा कि जो आप बोल रहे हैं कि सभी चीजें कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं, तो ये कोशिकाएं आती कहां से हैं? ये एक सवाल था कि ये कोशिकाएं आती कहां से हैं। तो उनका जवाब इनके पास नहीं था, जिनके बारे में आगे चल के सन 1855 में, कब की बात कर रहे हैं? सन 1855 में एक साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्को भी लिखा जाता है, रुडोल्फ विर्को। इन्होंने एक गजब की लाइन बोली, आप सुनोगे खुद परेशान हो जाओगे, ये क्या बोल दिया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये क्या लाइन है? ये एक लैटिन भाषा है। इसका मतलब है जितनी भी अभी उपस्थित कोशिकाएं होती हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। क्या बोल रहे हैं? ओमनिस मतलब सभी, सेल्ला मतलब कोशिकाएं, सभी प्रकार की कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं। ये किसने बोला था? रुडोल्फ विर्को ने। क्या बोला? सभी वर्तमान कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं, कोशिकाओं से ही बनती हैं। तो इनका जो सवाल इधर में पूछा गया था स्लाइडन और स्वान का, वो जवाब दिया रुडोल्फ विर्को ने। कहा कि आप जो बात कर रहे हैं कि जो सेल अभी दिख रही हैं वो कहां से बनी, जैसे ये दो सेल हैं, ये कहां से बनी होंगी? बोल देंगे पीछे से कोई सेल रही होगी, वो डिवाइड की होगी। ये कैसे बनी होगी? इसके पहले कोई सेल रही होगी, उसने डिवीजन किया होगा। ये कैसे बनी होगी? इसके पीछे कोई सेल रही होगी, उसने डिवाइड किया होगा। अरे सिंपल लॉजिक है। जैसे अभी पूछा जाए कि ह्यूमन की जो अभी जनरेशन है ये कहां से आई? पहले से उपस्थित ह्यूमन जनरेशन से। वो कहां से आई? उसके पहले वाले लोगों से। वो कहां से आई? उसके पहले वाले लोगों से। फिर वो कहां से आई? उसके पहले वाले लोगों से। यही बोलेंगे। वही बात इन्होंने बोला कि जो भी सेल थी अभी उपस्थित कोशिकाएं हैं वो पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती है। जैसे आपने
नोटिस भी क्या होगा, कभी आपके कट लग जाए, चोट लग जाए, स्किन निकल जाए, तो देखेंगे थोड़े टाइम बाद वहां पे नई सेल्स बन के उसको कवर अप कर लेती हैं, पूरा ठीक कर देती है। तो कैसे बन जाती है, जब आसपास की सेल्स हैं उनमें विभाजन होता है। क्या होता है, विभाजन। तो ये बनता है कोशिका विभाजन से। किससे बनेगा, कोशिका विभाजन चलता रहता है, तभी तो हम नई नई कोशिकाएं बना लेते हैं, इतने बड़े हो जाते हैं। तो कोशिका विभाजन बताया इन्होंने, लेकिन इन पर भी एक डाउट आ गया, इनसे भी सवाल बोला गया, तो ये बताओ सबसे पहली कोशिका कैसे बनी होगी। उसका जवाब इनके पास नहीं था। अब इसका जवाब आपको मिलेगा क्लास 12th में, जब आप इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे बायो में, तब। नहीं तो अगर अगली साल सिलेबस चेंज हुआ और क्लास 10th में इवोल्यूशन वाला पार्ट आया, तब मैं स्वयं बताऊंगा कि किस प्रकार से पहली कोशिका बनी। अभी सिंपल से समझते हैं। जो सबसे पहली कोशिका के बारे में बताया वो एक साइंटिस्ट थे, लुईस पास्चर। उन्होंने बताया पहले के समय में लोग मानते थे कि जो जीवन है वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, निर्जीव चीजों से बन जाता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना तो यहां तक था कि अगर आप पसीने से भीगी हुई शर्ट को 21 दिनों तक भूसे में रख देते हैं तो उससे चूहे बन जाते हैं। ये भी लॉजिक लगाए रहे थे, बहुत सारे लोग सोचते थे इस बारे में। लेकिन लुईस पास्चर ने आके इसको एकदम सिरे से खारिज कर दिया, अपना एक एक्सपेरिमेंट करके। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो बस सिंपल सी बात, लुईस पास्चर ने ही बताया सबसे पहले कोशिका कैसे बनी होगी। यहां तक आपके सिलेबस में है। तो आपको 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका खोजी, 1674 में ल्यूविन हॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्र की खोज की, 1838-1839 में कोशिका सिद्धांत मिला, और सन 1855 में रुडोल्फ विर्को ने ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला बोला। इसको एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि सेल थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया है। तो क्या बोल देंगे, एक्सटेंशन ऑफ सेल थियरी भी बोला जाता है, क्योंकि इसके आगे की बातचीत यहां पे बताई गई है। थोड़ा बहुत और देखते हैं। 1855 तक की बातें हो गई हैं, 1838 1839। यहां पे एक और साइंटिस्ट थे, सन 1839 की बात कर रहे हैं बेटा, स्टार पॉइंट डाल के लिखना है। सन 1839 में एक साइंटिस्ट थे पुरकिंजे। इन्होंने बताया जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका क्या होगी, बाहर एक सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है बेटा, जैसे मान लो ये कोशिका है, बाहर सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो कुछ भी भरा है, जो कुछ भी भरा है उसको क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। क्या बोल देंगे, प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म, जो प्रोटोप्लाज्म टर्म है वो किसने दिया, पुरकिंजे ने दिया। क्या बताया पुरकिंजे, जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म शब्द दिया। कब दिया, 1839 में इन्होंने बोला था प्रोटोप्लाज्म। और एक साइंटिस्ट और है, बड़े इंटरेस्टिंग है, हक्सले। कौन है, हक्सले साइंटिस्ट हैं, नाम सही से सुनना, हक्सले की बात कर रहा हूं। इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार बोला। क्या बोला, अगर मैं बोलूं कि जीवन का भौतिक आधार, जीवन का भौतिक आधार क्या है, तो बोलोगे जीव द्रव्य है। क्या है बेटा, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ये किसने बोला, ये किसने बोला, ये बोला हक्सले ने। किसने बोला, हक्सले एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जीवन का भौतिक आधार क्या है, जीव द्रव्य है। अगर कोई कोशिका है उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं हो तो वहां पे जीवन संभव है ही नहीं। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजी थी उसमें सिर्फ सेल वॉल था, अंदर कुछ नहीं था, मतलब जीव द्रव्य गायब था। अगर जीव द्रव्य नहीं होगा तो जीवन वहां पर संभव नहीं होगा, क्योंकि जो कुछ भी चीजें होनी है वो जीव द्रव्य में ही होनी है।
समझे? अगर मैं सिंपल से बताऊं जीव द्रव्य क्या होता है तो जरा समझिए। जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो ही है जल में। तो आसपास जैसे चारों तरफ जल है, उसको अलग करना है आपको। जैसे आपके प्लॉट वगैरह होंगे, खेत वगैरह होंगे, तो जो खेत हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाता है? बगल वाले खेत से आपका खेत अलग कैसे होगा? जब एक बाउंड्री बनी होगी। अगर बाउंड्री ना हो तो वहां पे आपका खेत बोल नहीं सकते कि मेरा खेत यहां से यहां तक है। या मान लो जिस कमरे में आप बैठे हैं इसकी सारी दीवारें हटा दीजिए, तो आप इसको कमरा बोल सकते हो क्या? सारी दीवारें हट गई तो कॉमन हो जाएगा ना, कमरा नहीं बोल पाओगे। तो अगर ऐसी सेल भी क्या है, एक छोटा सा कमरा है, अगर उस कमरे को बनाना है तो एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। क्या बनानी पड़ेगी? बाउंड्री। आपको अगर खेत अपना बताना है तो एक मेड या बाउंड्री बनानी पड़ेगी। प्लॉट आपका दिखाना है तो एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार से नेचर में जब सेल बना तो वो जल में बना, और जल चारों तरफ है, तो उसको अगर सेल अलग दिखाना है तो एक बाउंड्री बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। इसके अंदर बाहर वाटर है और अंदर भी वाटर ही भरा है, लेकिन ये थोड़ा सा अंदर वाटर जो है गाढ़ा गाढ़ा भरा रहता है, क्योंकि यहां पे बहुत सारे कोशिकांग भी रहते हैं ना, इस वजह से। जो इसके अंदर द्रव भरा है उसको बोल देते हैं बेटा कोशिका द्रव। क्या बोल देते हैं? कोशिका द्रव्य बोल देते हैं, या द्रव बोल देते हैं। साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो भी द्रव भरा है उसको क्या कह देंगे? साइटोप्लाज्म। और एक डेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कह देते हैं? केंद्रक कह देते हैं, न्यूक्लियस कह देते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म को ही जीव द्रव्य बोला जाता है। जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है। समझ गए? प्रोटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को ही प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो यह जीवन का भौतिक आधार होता है। अगर कहीं जीवन संभव है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म होना आवश्यक हो जाता है। समझ गए? क्लियर? चलिए अभी तक इतना रखते हैं, आप अच्छे से उसको रिवाइज करना। आपके लिए होमवर्क है एक, आपको बताना है सीक्वेंस में 1665 में किसने क्या खोजा, उसके बाद 1674, 1831, 1838, 39 में किसने क्या खोजा, 1839 में स्पेशली कौन से साइंटिस्ट थे, और एक सीक्वेंस है आपका 1855। यहां तक की बातें हम लोगों ने कर ली हैं। तो इधर तक किसने क्या खोजा, इसको अच्छे से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।